again welcome back to our channel, The India Reads. As you know, I am delivering my lecture of economics, NCERT based 9th standard economics, and we have completed our 9th standard economics. Now I am delivering my lecture of the summary of all the chapters. In my previous lecture, I have delivered my summary of chapter first, and the chapter name was The Story of Village Palampur. तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर आई एम गोइंग टू डिलीवर माई सेकेंड चैप्टर समरी एंड द चैप्टर नेम इज पीपल एज रिसोर्स. चैप्टर सेकेंड, चैप्टर नेम इज पीपल एज रिसोर्स. इट इज ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर ऑफ 9th standard, and today we are going to discuss about the summary of full chapter. Before delivering my lecture about the summary, I want to tell you something regarding the summary. Why I am delivering lecture about the summary of the chapter? What is the importance of the summary of the chapter? In summary, I will tell you some key points, some highlights which are very essential to learn और टू रिवाइज द चैप्टर. मेरा समरी करवाने का पर्पस क्या है? ऑलरेडी मैं चैप्टर करवा चुका हूं, लेकिन समरी करवाने का मेरा पर्पस क्या है? आपने देखा होगा बुक्स के लास्ट पे कुछ की पॉइंट्स बने होते हैं, मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स, हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर. तो मैं इस समरी में आपको वही की पॉइंट्स, हाइलाइट्स या मेन पॉइंट्स बनवाना चाहता हूं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर चैप्टर. इफ यू विल रिवाइज दिस समरी देन योर चैप्टर will be understood. तो आज हम डिस्कस करेंगे पीपल एज रिसोर्स. और ये समरी करवाने से पहले पीपल एज रिसोर्स मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करवाना चाहता हूं कि व्हाट इज मेंट बाय पीपल एज रिसोर्स. लोग संसाधनों के तौर पर. व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्स? ये रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स आर दोज थिंग्स विच आर हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन या इन द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन. जो भी चीजें प्रोडक्शन में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं हम उनको रिसोर्सेज का नाम दे देते हैं. रिसोर्सेज को आप इनपुट का नाम भी दे सकते हो. व्हेन यू विल गिव योर इनपुट देन यू कैन टेक आउटपुट. तो लोग एक संसाधनों के तौर पर, लोग क्या हैं? दे आर लाइक एन इनपुट. वो भी एक इनपुट है. कैसे इनपुट है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर हम लोगों को संसाधन माने, संसाधन माने का मतलब अगर हम ये सोचें कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर द एसेट फॉर द इकोनॉमी. व्हाट इज मेंट बाय एसेट? वो एक संपत्ति है, एक प्रॉपर्टी है, एक जायदाद है हमारे देश की. और अगर हम अपने देश की जायदाद, प्रॉपर्टी को संभाल कर रखेंगे तो क्या होगा? देश तरक्की करेगा, कंट्री विल ग्रो ऑटोमेटिकली. तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पीपल एज रिसोर्स, कि लोगों को एक संसाधनों के तौर पर हमने क्यों लेना है, किस तरह से लेना है, उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा. तो अगर हम अपने संसाधनों को, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज, उनको एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे then our country and economy will grow, and if our country and economy will grow automatically people will be as resource. तो लोग हमारे लिए रिसोर्स ही होंगे. उस आदमी की तरक्की तो हुई, लेकिन उसके साथ फायदा किसको मिला? अलोंग विद द ह्यूमन किसको बेनिफिट मिला? वो कंट्री को, वो इकोनॉमी को, वो सोसाइटी को. तो मैं पीपल एज रिसोर्स में आदमी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, क्या वो हमारी सोसाइटी के लिए रोल अदा कर रहा है, इस समरी में मैं कुछ की पॉइंट्स आपको कवर करवाऊंगा विच विल बी बेनिफिशियल फॉर रिवाइजिंग दिस सिलेबस. तो पीपल एज रिसोर्स में फर्स्ट पॉइंट आप बनाओ कि पीपल हमारे लिए क्या है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एसेट फॉर द इकोनॉमी, कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक संपदा, एक प्रॉपर्टी का काम करते हैं. और ये समरी जो है इसको क्लियर करवाने के लिए, इस पॉइंट को क्लियर करवाने के लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देना चाहता हूं. आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी टू पर्संस, एनी टू नेम यू कैन टेक श्याम एंड सुनील. Shyam and Sunil belong to the same village.
You can take village of any name. Both are of the same village. Now I am going to introduce what is the importance of people as resource. कि क्या इंपॉर्टेंस है इंसान की, कैसे वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक एसेट का काम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ श्याम. श्याम की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल श्याम्स फादर वर्क्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, वर्क्स इन द एग्रीकल्चर. हर मदर डू द डोमेस्टिक हाउसहोल्ड वर्क टू रन द डोमेस्टिक वर्क्स. तो श्याम जो है उसके पेरेंट्स ने क्या किया, हिज पेरेंट्स compelled him to do study more and more. He get study, he get education, and due to this education he got a job of software engineer in a reputed company or firm. And after some time he invented any new software, and due to this new software invention he got promotion. He got promotion, he got good status in the society, he got good income in the society. लेकिन ये फायदा सिर्फ श्याम को नहीं मिला, श्याम के साथ साथ इसका बेनिफिट किसको मिला, उस कंट्री को मिला, उस सोसाइटी को मिला, उस इकोनॉमी को मिला जिसको वो बिलोंग करता था. तो श्याम हमारी सोसाइटी के लिए क्या बन गया, श्याम हमारी सोसाइटी के लिए बन गया एसेट. तभी मैंने नाम दिया एसेट फॉर द इकोनॉमी. और मेरे इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने श्याम को क्या नाम दिया, वो एक एसेट बन गया हमारी इकोनॉमी के लिए. और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सुनील की, अगर मैं सुनील की बात करने जा रहा हूं, Sunil's father passed away in early years. Sunil's mother was selling fish in the village. Her income was very low, and there was no source of income. There was no other source of income. So her mother compelled Sunil to do the same occupation. कि उसकी माँ ने उसको, उसके फादर की जब डेथ हो गई, वो छोटा सा था, उसकी माँ मछलियाँ बेचती थी, इनकम का कोई और सोर्स नहीं था. उसकी माँ ने उसको कंपेल किया, You should also do the same occupation of selling fish. तो वो भी इसी काम में engaged हो गया. वो किस काम में engaged हो गया, engaged in selling fish. वो भी मछलियां बेचने लग गया. He did not get proper education, and due to the lack of education his income is so much low. He is just running his house for the 2 meal needs. उसकी सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही है, और उसके पास देयर इज नो सरप्लस सेविंग फॉर हिम और हिज फैमिली. उसके पास कोई सरप्लस सेविंग नहीं है. तो सुनील को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन सुनील के साथ साथ कौन सफर कर रहा है, हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी. क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी का, हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है. अगर वो ग्रो नहीं कर पाया तो नेचुरली है हम ये बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी क्या चलेगी, डाउन चलेगी. इसीलिए पीपल एज रिसोर्स, कि वो आदमी हमारी कंट्री के लिए एक रिसोर्स है. अगर हमने उस रिसोर्स को सही डायरेक्शंस ना दी तो वो हमारी कंट्री के लिए क्या होगा, एक नुकसान पैदा करेगा. वो हमारी कंट्री की ग्रो में क्या हुआ, एक रुकावट पैदा करने लग गया. तो इसीलिए ड्यू टू दी, अब अगर मैं श्याम की बात करूं, श्याम सक्सेसफुल हुआ, किसके कारण सक्सेसफुल हुआ, ड्यू टू हिज एजुकेशन, हिज स्किल, हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. क्योंकि उसको वो फैसिलिटीज मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी. एंड सुनील क्यों नहीं बन पाया, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्किल्स, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो उसको अपॉर्चुनिटीज देना किसकी जिम्मेवारी है, हमारी इकोनॉमी की जिम्मेवारी है, हमारी सोसाइटी की जिम्मेवारी है. दैट्स व्हाई आई एम कोरिलेटिंग माय एग्जांपल विद पीपल एज एन एसेट, कि वो लोग हमारी कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक एसेट का काम करते हैं. तो अगर हमारी कंट्री एक वेल डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. आई विल आल्सो गिव यू वन एग्जांपल ऑफ वन कंट्री. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ जापान. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ जापान. जापान ने क्या किया है, जापान इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज. जापान ने किस चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टेड इन medical and education facilities. जापान ने या तो पैसा लगाया चिकित्सा पे, मेडिकल मतलब सेहत पे, दवाइयों पे, या लगाया एजुकेशन फैसिलिटीज पे, लोगों को शिक्षा देने पे. और उसके कारण जापान क्या हुआ, जापान क्या बन गया, एक वेल डेवलप्ड कंट्री और एक रिच कंट्री.
वो क्या बन गया, एक वेल डेवलप्ड कंट्री बन गया, या आप कह सकते हो रिच कंट्री बन गया। देखो जापान ने इन्वेस्टमेंट किस पे की, पीपल एज रिसोर्स, ह्यूमन एज रिसोर्स। उसने लोगों पे पैसा लगाया, लोगों पे पैसा लगाने का उसको क्या मिला, उसको फायदा मिला, उसकी कंट्री ने भी ग्रो किया। तभी मैं कह रहा हूं पीपल एज रिसोर्स, कि ठीक है पैसा आप लोगों पे लगा रहे हो, अपनी कंट्री पे लगा रहे हो वो, लेकिन हमारे लिए क्या रिसोर्स हैं, कल को उन्होंने हमारे देश का, हमारी इकोनॉमी का नाम जो है उसको ग्रो करना है। तो इसीलिए जापान की एग्जांपल मैं लेके आया हूं। जापान ने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज। यू कैन आल्सो से दैट मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। और अगर वो बैकबोन इकोनॉमी पे पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब नेचुरली वो ग्रो करेंगे। तो ये तो सारा था पीपल एज रिसोर्स के बारे में। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरा जो ये पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैं इस पॉइंट को बीच में क्यों लेकर आया हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या इंपॉर्टेंस है पीपल एज रिसोर्स में। देखो पीपल एज रिसोर्स, आदमी जो है वो संसाधन है। संसाधन का मतलब आपने आदमी पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको एक डायरेक्शन देनी है, उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are helpful in the field of production, and due to this production you can earn a handsome money, you can take handsome salary। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है और इनकी हेल्प से यू कैन अर्न हैंडसम मनी और सैलरी। आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप अच्छा पैसा कमाओगे तो नेचुरली है पीपल एज रिसोर्स, कि आप अपनी कंट्री के लिए रिसोर्स बन गए। किस चीज का रिसोर्स बन गए, आपकी इनकम तो हो रही है, आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी भी क्या करेगी, वेल ग्रो करेगी। तो ये थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब आपको मैंने बता दिया, विच आर हेल्पफुल फॉर अर्निंग द मनी, विच आर रिलेटेड विद द वेल्थ प्रोडक्शन, जिससे पैसा आप बना सकते हो, उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो है इसको मैं क्लासीफाई अगर करना चाहूं, इसको 3 पार्ट में मैं क्लासीफाई करूंगा। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज, और थर्ड है टर्शियरी एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अब मैं आप तीनों का मतलब आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are mainly related with the natural land, जो कि कुदरती जमीन पर डिपेंड करती हैं। You can take number of example. If you are doing agriculture, you are doing animal husbandry. These all are the example of primary activities. You can take example of agriculture. You can take example of एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप खेती कर रहे हो, जानवर पालने का काम कर रहे हो, ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि जो जमीन है वो क्या है, कुदरती है, रिलेटेड टू नेचर। जो चीजें नेचर से आपको मिली, जब आप उस पर काम करते हो, जमीन पर काम कर रहे हो, तो वो क्या हो गई, वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। अब मैं डिस्कस करूंगा सेकंड पॉइंट जो मेरा सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी एक्टिविटीज। दीज आर related to manufacturing. What is meant by manufacturing? Manufacturing means production, to produce the goods from the raw material. जब हम कच्चे माल से कोई चीज तैयार करते हैं उसको क्या कह देते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज कह देते हैं। मान लो आपने कपड़ा तैयार किया है ना, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज है। आपने एग्जांपल शूज बनाए लेदर से, वो भी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, जिनका मेन मकसद क्या है, उत्पादन। अब देखो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसका आपको क्या फायदा मिलना है, आपकी इनकम होगी। आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका क्या फायदा मिलना है, उससे भी आपको इनकम होगी। तो मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आपको मतलब क्या बताया था, विच आर हेल्पफुल इन अर्निंग मनी, जिनसे हमारा वेल्थ स्टेटस बढ़ता है।
जिससे हमारी इनकम बढ़ती है। तो ये हो गई सेकेंडरी। और थर्ड वन जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है टर्शरी एक्टिविटीज। अब टर्शरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? टर्शरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are helpful in the services. You can also say that these are the services for the welfare of the society. ये समाज के भले के लिए बनाई गई हैं। There are number of example. You can take example of insurance company. You can take example of banking, education institutions, etc. अब ये क्या है देखो, मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है या कोई बैंकिंग है, ये क्या एक तरह की सेवा कर रहे हैं। आप बैंक में जाते हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अपने पैसे जमा करवाने हैं, पैसे निकलवाने हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्या कर रही है, आपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना है, आपने घर का इंश्योरेंस करवाना है। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सर्विसेज। इनको सर्विसेज का नाम दिया जाता है। तो ये कौन सी होती है? टर्शरी। तो ये आप समझ गए तीनों। प्राइमरी जो मेन एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, सेकेंडरी रिलेटेड टू प्रोडक्शन जिनका रिलेशन किसके साथ है? उत्पादन के साथ है। और टर्शरी मींस दीज आर लाइक सर्विसेज, ये एक तरह से सेवाओं का काम करती हैं। तो अब ये जो एक्टिविटी थी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इसको मैंने क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में। अब फर्दर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मोर कैटेगरीज। अब इसकी 2 और कैटेगरीज आएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। फर्स्ट वन जो है वो आएगी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट आएंगी मार्केट एक्टिविटीज और दूसरी आ गई नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस मार्केट एंड नॉन मार्केट? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज? मार्केट एक्टिविटीज अब क्या होती हैं, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं आपको। मार्केट एक्टिविटीज, अब नाम से क्लियर हो रहा है आपको। मार्केट एक्टिविटी का मतलब क्या है? टू पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल। टू पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ goods and services for the sale। इसको मार्केट एक्टिविटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बदले में आपको इनकम होनी है, आपने पैसा कमाना है। टू पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल। आपने कोई गुड्स बनाई या सर्विसेज बनाई और उसको बनाने का आपका मेन मोटिव क्या था? टू अर्न सम प्रॉफिट, टू सेल देम। उसको सेल करने के बाद आपको क्या होगा? पैसा आएगा आपके पास। तो वो क्या होगी? मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी मींस व्हिच आर हेल्पफुल इन अर्निंग द मनी, दीज आर द सोर्स ऑफ इनकम, उसको कह देते हैं मार्केट एक्टिविटीज। और अगर मैं नॉन मार्केट की बात करूं तो वैसे तो जब मैंने मार्केट एक्टिविटीज को एक्सप्लेन कर दिया तो आई थिंक नॉन मार्केट एक्टिविटीज अंडरस्टूड है कि क्लियर हो गया मीनिंग। मार्केट एक्टिविटीज व्हिच आर हेल्पफुल इन अर्निंग मनी एंड नॉन मार्केट में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन का मतलब क्या है? अपने गुजारे के लिए। जब आप प्रोडक्शन करो लेकिन सिर्फ अपने गुजारे के लिए। इस पॉइंट को मैं कोरिलेट करना चाहता हूं एग्रीकल्चर के साथ। अब मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी को मैं एग्रीकल्चर के साथ कोरिलेट करना चाहता हूं। एग्रीकल्चर में क्या होता है? जो लार्ज फार्मर्स होते हैं दे आर रिलेटेड विद द मार्केट एक्टिविटीज बिकॉज दे सेल देयर सरप्लस प्रोडक्शन इन द मार्केट एंड अर्न सम मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम मनी, अर्न हैंडसम मनी। वो सरप्लस जो उत्पादन होता है, जो बच जाता है, जरूरत से ज्यादा उत्पादन जो होता है, उसको सेल करके पैसा कमा लेते हैं। वो क्या हो गई? मार्केट एक्टिविटी। जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं दे प्रोड्यूस जस्ट फॉर देयर कंजप्शन, दे प्रोड्यूस जस्ट फॉर द कंजप्शन ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं
कि उनसे उनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, तो वो उनका मेन मकसद क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी। उनका मतलब पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद क्या है, सिर्फ अपने गुजारे के लिए फसल बनाना। और मार्केट जो लार्ज फार्मर्स हैं उनका मेन मकसद क्या है, वो मार्केट एक्टिविटी से रिलेटेड है। दे डू द प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर अर्न हैंडसम मनी। तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको क्लियर करवाया। मार्केट में टू अर्न सम मनी एंड नॉन मार्केट जस्ट फॉर द प्रोडक्शन और सेल्फ कंजप्शन। जो प्रोडक्शन आप करते हो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो, वो था नॉन मार्केट में। तो अब इसके बाद मैंने देखो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बता दी, उसकी टाइप्स बता दी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, काम करना, पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि देखो काम जो करना है, मेल सोसाइटी भी है, फीमेल सोसाइटी भी है, छोटे बच्चे भी हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बनाओ डिवीजन ऑफ लेबर, कि लेबर की बांट करना, बंटवारा करना, डिवीजन करनी। तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्या है, मेनली अगर मैं बात करूं मेल एंड फीमेल सोसाइटी है, मेल सोसाइटी, फीमेल सोसाइटी, छोटे बच्चे भी चलो इसमें आ जाते हैं। तो अब मेल सोसाइटी की अलग ड्यूटीज हैं, फीमेल सोसाइटी की अलग ड्यूटीज हैं। इट डिपेंड ऑन देयर कैपेबिलिटी, देयर स्किल्स एंड देयर एजुकेशन। अगर मैं आज के समय की बात करूं, अगर मैं ट्रेडिशनल टाइम की बात करूं, द फीमेल सोसाइटी वाज नॉट डूइंग वर्क like the today time, like the modern time. They were just doing the household work because they were not so much educated, they are not having so much skills like the modern techniques. But today females are also doing hard work like the male society because they are also educated, they have number of skills. तो आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, फीमेल सोसाइटी के पास कैपेबिलिटी है, तो इसमें क्या होता था, उनको बांट दिया जाता था उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। इफ अ मेल इज परफेक्ट इन एग्रीकल्चर वर्क और इन इंडस्ट्री वर्क और एनी अदर आईटी वर्क, अकॉर्डिंग टू हिज स्किल, हिज कैपेबिलिटी, ही हैज टू असाइन द ड्यूटी। उसको उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी कह सकते हो स्किल्स, कुशलता के अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता था कि यू हैव टू डू द फॉलोइंग टास्क। और फीमेल सोसाइटी को ज्यादा कौन सा काम मिलता था, दे जस्ट हैव टू डू द हाउसहोल्ड वर्क because they were capable in the doing household work due to the lack of skills, due to the lack of knowledge, due to the lack of education. But it was my traditional concept. If I will talk about today concept, both have equal capability, both have equal capability as well as skills. They both are doing work in the same office, in the same industry due to their knowledge, due to their skills. तो अगर मैं बात करूं, अभी मैंने जो बात करी मैं उसके साथ उसको कोरिलेट करने जा रहा हूं कि अर्निंग का अगर मैं बात करूं, मेन सोर्स क्या है, हमारी जो अर्निंग है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी। यही मैंने आपको अभी बताया, मैं उसको ही एक्सप्लेन करूंगा। इस पॉइंट को मैं कोरिलेट करने जा रहा हूं डिवीजन ऑफ लेबर को मेरे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग, कि पैसा कमाने के मेन जो हमारा पैसा कमाया जाना है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। देखो मेरा पूरा चैप्टर घूम घूम कर उसी चीज पे आ रहा है, पीपल एज रिसोर्स। दैट्स व्हाई द चैप्टर हैज बीन गिवन द नेम पीपल एज रिसोर्स, क्योंकि लोग ही एक रिसोर्स हैं, लोग ही एक जरिया है। और उन जरिया को अपॉर्चुनिटीज किसने देनी है, हमारी सोसाइटी ने, हमारी इकोनॉमी ने, हमारी कंट्री ने। इसमें मैं दो चीजों की बात करूंगा जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन की, सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा स्किल की। आज के टाइम में दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आदमी का पढ़ा लिखा होना, स्किल, उसमें वो स्किल्स होनी कि वो कैपेबल है उस इंडस्ट्री को चलाने में जहां वो काम कर रहा है, उस फैक्ट्री को चलाने में, उस मशीन को चलाने में, कि हाउ टू रन द मशीन, हाउ टू रन द फैक्ट्रीज, हाउ टू रन द इंडस्ट्रीज, हाउ टू डू द आईटी वर्क्स। तो स्किल्स एंड एजुकेशन ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब इसको ग्रो किसने करना है, हमारी सोसाइटी ने करना है, हमारी इकोनॉमी ने करना है, हमारी कंट्री ने करना है।
तो पीपल एज रिसोर्स तो खुद ही हो गए। जब लोगों को एज अ रिसोर्स मौके मिलेंगे एजुकेशन लेने के, उनको स्किल कोर्सेज करवाए जाएंगे, तो नेचुरली दे विल बी रिगार्डेड एज रिसोर्स और द एसेट फॉर द इकोनॉमी। वो हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का एक एसेट बन जाएंगे और उसका हमें बेनिफिट कब मिलेगा? इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, फ्यूचर में जाकर वही हमारी कंट्री का जो है, हमारी कंट्री की ग्रोथ में क्या करेंगे? दे विल कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो वो हमारा योगदान देंगे हमारे देश के विकास में। तो अब सिर्फ मैं एजुकेशन एंड स्किल के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की। देखो मैं बार बार बात कर रहा हूं पीपल एज रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल कौन है? हमारी पॉपुलेशन है। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की, इट विल डिसाइड द ग्रोथ रेट। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन विल डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी और सोसाइटी। अगर आपकी पॉपुलेशन, आपके पीपल क्वालिटी, they are having good qualities, they are having good education, they are having good skills, then our country will naturally do growth। हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर वो कैपेबल नहीं है, then our country can't do progress in any circumstances at any cost। और तभी मैं बार बार अपने पॉइंट को कोरिलेट करता हूं कि वो हमारी कंट्री के लिए क्या है? they are like the asset for the country because they have to run our country। क्योंकि अगर उनके पास एजुकेशन होगी, अगर वो ग्रो करेंगे, तो नेचुरली है हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी भी क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो मैं बार बार इस पॉइंट को कोरिलेट किसके साथ कर रहा था? मैं इसी चीज के साथ कोरिलेट कर रहा हूं कि वो हमारी कंट्री के लिए एक एसेट का काम करेंगे बिकॉज पीपल एज रिसोर्स, क्योंकि वो एक रिसोर्स है। और रिसोर्स मींस अगर संसाधनों को कोई मौका मिलेगा ग्रो करने का, तो नेचुरली है हमारी कंट्री भी क्या करेगी? ग्रो करेगी। और अगर हमारी कंट्री ग्रो करेगी, उसमें किसको फायदा मिलेगा? हमारे देश को भी फायदा मिलेगा। हमारा देश क्यों कामयाब होगा? बिकॉज द पीपल आर डेवलपिंग। अगर लोग डेवलप होंगे तो नेचुरली है हमारी कंट्री भी क्या करेगी? वो भी डेवलप करेगी। तो ये एक बड़ा अहम रोल है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का। अगर वो उनकी क्वालिटी अच्छी है तो नेचुरली हम भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो इसमें मैं दो चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा था आपके साथ। एक मैं डिस्कस कर रहा हूं लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन। लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन। लिटरेसी का मतलब क्या है? साक्षरता दर। ये साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता दर जिसको कहते हैं कि लोगों का पढ़ा लिखा होना। अगर कंट्री के लोग पढ़े लिखे हैं तो नेचुरली ये कंट्री ग्रो करेगी। अगर कंट्री ग्रो करेगी तो क्या होगा? पीपल एज रिसोर्स, कंट्री ग्रो कर रही है तो नेचुरली है लोगों के साथ साथ किसकी ग्रोथ हो रही है? कंट्री की हो रही है। हेल्दी पॉपुलेशन, इफ पीपल विल बी हेल्दी, they will give their contribution in the welfare of the society, in the welfare of the economy। तो वो भी क्या करेंगे? हमारे देश में पूरा योगदान देंगे। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं लिटरेसी रेट की, अगर मैं हमारी एजुकेशन पॉलिसीज की बात करूं कि एजुकेशन को अगर बढ़िया किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को ग्रो किया जाए, तो उसका हमें फायदा क्या मिलेगा? एक्चुअली एजुकेशन इनहेंसेस द नेशनल इनकम। जो एजुकेशन है और जो नेशनल इनकम है, इन दोनों का आपस में कोरिलेशन है। कैसे रिलेशन है? अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, they will earn the handsome salary, handsome income, and if they are getting the handsome income, it means our country's national income will also be good। उनकी भी इनकम जो वो क्या होगी? अच्छी होगी। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, अगर मैं बात करूं उस पर एक्सपेंडिचर की, ये मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट एफर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन। वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है। गवर्नमेंट ने कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, हाई लेवल पे एजुकेशन की फैसिलिटीज दे रही है। तो उसकी एक एग्जांपल है, अगर मैं 1951-52 की बात करूं,
in 1951-52, the expenditure on education was just 0.64. It was less than 1%. देखो, अगर आप एजुकेशन में पैसा ही नहीं खर्च कर रहे तो क्या आप सोच सकते हो आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी? नहीं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए स्टेप उठाए। तो 2002 और 3 में जाकर 2002-3 में जाकर जो ग्रोथ रेट 0.64 था वो कहां पे पहुंच गया? नियर अबाउट 4%. इट वाज 3.98%. यू कैन take example, you can see in 1951 and 52 it was less than 1%, and in next 50 years, near about in 50 years it was near about 4%. There was 3%, near about 3.5% growth in the expenditure on the education. अगर आप एजुकेशन पे पैसा लगाओगे तो वही एजुकेटेड लोग हमारी कंट्री के लिए एक रिसोर्स बनकर आएंगे, वो एक अच्छी इनकम कमाएंगे और उससे हमारा देश क्या करेगा? ग्रो करेगा। और ये था मेरा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब अगर मैं बात करूं लिटरेसी रेट, पढ़े लिखों की दर को लेकर गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है कि लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए जाए। आई विल टेल यू नंबर ऑफ स्टेप्स which the government is taking to promote the literacy rate. But before telling that thing, I want to tell you about the literacy rate. What was the literacy rate in the previous year? What was the literacy rate after 50 years or after some time? In 1951, literacy rate was just 18%. 1951 की अगर मैं बात करूं, 100 में से सिर्फ 18 लोग पढ़े हुए थे। 82 लोग ऐसे थे जो अनपढ़ थे। तो क्या वो 18 बंदे हमारी कंट्री को कभी डेवलप कंट्री में लेकर आ सकते हैं? क्या वो पीपल एज रिसोर्स की भूमिका निभाएंगे? नेवर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रेट एफर्ट्स किए और 50 ईयर बाद 2001 में जाकर जो लिटरेसी रेट 18% था वो हो गया 65%। 100 में से 65 लोग पढ़े थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, बट इट वाज मच बेटर देन द प्रीवियस लिटरेसी रेट। पिछले लिटरेसी रेट से बहुत अच्छा था। गवर्नमेंट ने ग्रेट एफर्ट्स किए कि लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए। अब मैं वो डिस्कस करूंगा कि एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, लिटरेसी रेट को बढ़ा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई, क्या क्या फंडा चलाए, क्या क्या उसने पॉलिसीज बनाई। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे very very important and very very interesting concept which is going on in a very good direction during these days in the government schools especially. Midday meal scheme. Midday meal scheme is a very important concept especially for the government schools. Midday meal जो स्कीम थी शुरू क्यों की गई? To promote the nutritional health of the children and to promote their attendance in the government schools. To promote their nutritional health. What is meant by nutritional health? मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूट्रिशनल हेल्थ होती क्या है। देखो, एक बच्चे को सेहतमंद रहने के लिए कुछ क्वांटिटी की, कुछ डाइट की जरूरत होती है, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशनल हेल्थ। वो न्यूट्रिशन हमें जो मिलते हैं वो हमारी हेल्थ, हमारी सेहत को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो अब सेहत का पीपल एज रिसोर्स से क्या लेना देना है? इफ दे विल बी हेल्दी दे विल आल्सो गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। एक मान लो बीमार बंदा है, क्या वो देश के विकास में योगदान दे सकेगा? नहीं, बिकॉज ही और शी विल बी अनेबल टू डू वर्क। और अगर एक हेल्दी पर्सन है, ही विल डू वर्क इन अ वेरी एफिशिएंट वे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा इन ए वेरी स्किल्ड मैनर। और अगर वो स्किल्ड मैनर में काम करेगा उसकी इनकम तो बढ़ेगी। अलोंग विद हिज our country will also grow, our economy will also grow. तो ये मिड डे मील जो स्कीम था शुरू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से to promote the nutritional health of the children as well as to promote their attendance. तो इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा एजेंडा गवर्नमेंट ने शुरू किया, शॉर्टकट में मैं इसको लिख रहा हूं SSA, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान बड़ा अच्छा एक एजेंडा, बड़ी अच्छी मैं कह सकता हूं इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया। ये ऐसे होता क्या है सर्व शिक्षा अभियान? ये चीज क्या है सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान शुरू किसके लिए किया गया? पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फ्रॉम 6 to 14 year children. It was started by
2010। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शुरू किया गया, 2010 में शुरू किया गया। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही नहीं बताना चाहता, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं व्हाट इज मेंट बाय SSA, सर्व शिक्षा अभियान। व्हाट इज मेंट बाय अभियान? ये अभियान क्या होता है? अभियान मीन्स कंपेन, कोई मुहिम चलाना। मुहिम मतलब कोई क्रांति लेकर आनी। सर्व शिक्षा, सर्व मीन्स ऑल, शिक्षा मीन्स एजुकेटेड, और अभियान मीन्स आई टोल्ड यू अर्लियर दैट मुहिम, कोई आंदोलन, कोई क्रांति। सारे लोगों को पढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई गई, एक आंदोलन चलाया गया। 6 to 14 ईयर के बच्चे जो हैं, दे विल गेट देयर प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय 2010। दिस लॉ, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय 2010। 2010 में इसको शुरू किया गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहता हूं कि ये एजेंडा शुरू क्यों किया गया? सर्व शिक्षा अभियान को शुरू करने का मतलब क्या था? अगर 6 to 14 ईयर के बच्चे पढ़ेंगे, उन्होंने ही हमारा यूथ संभालना है, उन्होंने ही हमारा देश का जो कमांड संभालनी है। अगर वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो टी स्टोर पे लग जाएंगे, कोई इंडस्ट्री में छोटी उम्र में काम करने लग जाएगा, then their future can never grow. If their future can never grow, then our country can also never grow in any way. तो हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी स्टार्ट की 2010 में, फ्रॉम 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, कि सारे पढ़ें और सारे देश के विकास में क्या करें? योगदान दें। ये तो मेरा पॉइंट था लिटरेसी के बारे में। और दूसरा मैंने आपको बताया था हेल्दी पॉपुलेशन। हेल्दी पॉपुलेशन मींस यू कैन आल्सो टेक द मीनिंग हेल्दी पॉपुलेशन और हेल्थ। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, अगर मैं सेहत की बात करूं, जो एक अनहेल्दी पर्सन होता है, अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी। अगर मैं आपको एक अनहेल्दी पर्सन की बात करूं, अनहेल्दी जो पर्सन होता है वो क्या करता है? बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द कंट्री और इकोनॉमी और सोसाइटी। अनहेल्दी पर्सन, जो तंदुरुस्त बंदा नहीं है, वो हमारे समाज के लिए लायबिलिटी बन जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए देनदारी बन जाता है। देनदारी का मतलब कि वो हमारी कंट्री के ग्रोथ में क्या करेगा? रुकावट पैदा करेगा, एक ऑब्स्टेकल पैदा करेगा। तो हेल्थ जो एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एक अच्छी इकोनॉमी का, एक अच्छी सोसाइटी का, एक डेवलप्ड इकोनॉमी का। और अगर एक अनहेल्दी पर्सन है तो वो हमारी कंट्री के लिए क्या बन जाएगा? एक लायबिलिटी बन जाएगा, हमारी कंट्री के ग्रोथ में एक रुकावट, एक ऑब्स्टेकल पैदा करेगा। तो इसीलिए हमारी कंट्री का जो प्रेफरेंस है वो किस चीज पे है? टू इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस। अगर मैं हमारी कंट्री के प्रेफरेंस की बात करूं तो वो किस चीज को प्रेफरेंस देती है? टू इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ऑफ द सोसाइटी। कि वो कहती है अगर लोगों का हेल्थ स्टेटस अच्छा है, लोगों की सेहत ठीक है, लोग तंदुरुस्त हैं, then naturally they will do their contribution in the welfare of the society. वो देश के विकास में नेचुरली अपना योगदान देंगे ही देंगे। और इस स्कीम के तहत उन्होंने एक बड़ा अच्छा एजेंडा जो चलाया, हेल्थ फैसिलिटीज जो दी लोगों को, उसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला। और उसकी मैं बड़ी अच्छी, एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, एक एग्जांपल के जरिए। IMR, what is the full form of IMR? Infant mortality rate. Infant mortality rate. अब मेरा पॉइंट कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता क्या है? डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। कि जो बच्चा, जिस बच्चे की डेथ 1 साल से पहले ही हो जाती है उसको कहते हैं शिशु मौत दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारी कंट्री ने इतने ग्रेट एफर्ट्स किए, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज आल्सो कम डाउन। IMR हैज आल्सो कम डाउन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स।
पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने एजेंडा चलाए, लोगों की सेहत की तरफ इतना ध्यान दिया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो नीचे चला गया, बच्चों की मौत दर जो थी वो कम हो गई। तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? हमारी सोसाइटी को मिल रहा है, हमारी कंट्री को मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है। क्योंकि जो बच्चे 1 साल से पहले डेथ हो जाती थी जिनकी, वो देश की ग्रोथ रेट में क्या थे? वो कोई भी योगदान नहीं दे पाते थे। अब वो बच्चे ही बड़े होकर हमारे देश की ग्रोथ रेट में योगदान दे रहे हैं। और एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज में बार बार कह रहा हूं, दीज आर द बैकबोन फॉर द वेल डेवलप्ड इकोनॉमी। किसी भी देश की अच्छी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए वो एक बैकबोन का काम करती हैं। तो ये हेल्थ फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेट्स के नाम बताना चाहता हूं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं पहले उन स्टेट्स के बारे में विच हैव गुड मेडिकल फैसिलिटीज और मोर, विच हैव गुड और मोर मेडिकल फैसिलिटीज। अब इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पर क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं। इसमें मैं आपको लिखना चाहूंगा, एक तो आंध्र प्रदेश, यहां पर बहुत अच्छी है जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं। एक है तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं which are having good and more medical facilities. If there will be good or more medical facilities, then these states will also growth in a better way. इनकी ग्रोथ भी क्या होगी? बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो मेरा ये पॉइंट बताने का मतलब क्या था? वही कि रिसोर्स, लोगों को मौके मिले। किस चीज के मौके मिले? एजुकेशन एज वेल एज मेडिकल फैसिलिटीज। अगर वो तंदुरुस्त होंगे तभी वो देश के विकास में योगदान देंगे, अदरवाइज वो योगदान भी नहीं दे पाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट्स विच आर हैविंग गुड, गुड की जगह आप क्या लिखोगे? पुअर और लेस मेडिकल फैसिलिटीज। तो इसमें किसका नाम आएगा? एक तो मैं लिखना चाहूंगा बिहार एंड यूपी। उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज क्या है? बड़ी पुअर है, बहुत लेस हैं। इसीलिए वो स्टेट्स, आपको पता है सबको कि अगर मैं स्टेट्स की, गरीब स्टेट्स की बात करूं तो यूपी बिहार का नाम मैं हर बार लेता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। देखो ये मेरा पॉइंट, मैं इस पर थोड़ा प्रेशर बना रहा हूं। ये मेरा पॉइंट किस चीज को कोरिलेट कर रहा है? पीपल एज रिसोर्स को कोरिलेट कर रहा है कि ये स्टेट्स क्यों पीछे जा रही है, यूपी और बिहार? क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज की कमी है, शॉर्टेज है मेडिकल फैसिलिटीज की, और इन्हीं शॉर्टेज के कारण इनके लोग कामयाब नहीं हो सके या सक्सेसफुल नहीं हो सके। और अगर लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, पीपल सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वो कंट्री, वो इकोनॉमी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसीलिए मैं बार बार जोर किस चीज पे दे रहा हूं कि मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज शुड बी इन अ सफिशिएंट वे। वो अच्छी फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए, तभी हमारी स्टेट्स वो जो ग्रोथ जो है कर सकेंगी। तो अब मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर ये पॉइंट आपको करवा दिए कि मेडिकल फैसिलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर मैं बात करूं, मैंने एजुकेशन भी बता दिया, मेडिकल फैसिलिटी भी बता दिया। मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो मैं बात करना चाहता हूं एम्प्लॉयमेंट लेवल की या अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूं अगर, या एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसका क्या रोल है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में? देखो, अगर जहां लोग ज्यादा बेरोजगार हैं वहां गरीबी आएगी, वहां भूखमरी आएगी, और जहां गरीबी और भूखमरी होगी, दैट स्टेट और कंट्री कैन नेवर ग्रो। वो स्टेट और कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने जा रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ा इजी, बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर सा मीनिंग अनएम्प्लॉयमेंट का है। व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क at the going wages but they can't get work. When people are willing to work at going wages, going wages का मतलब मान लो मजदूरी चल रही है पर डे 400 रुपया, उस 400 रुपए पे सारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं। 400 बंदे मान लो काम करने के लिए तैयार हैं।
400 में से सिर्फ 150 को काम मिला, 250 लोगों को काम नहीं मिला, 250 लोग बेरोजगार हैं, इसका मतलब वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। When people are willing to work at the going wage rate, but they can't get any job or work, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, वो क्या है? वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये मैं अगर कहना चाहूं, अनएम्प्लॉयमेंट ये किस चीज का एक इंडिकेटर है? इट इज इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस्ड इकोनॉमी। ये किस चीज का इंडिकेटर है? जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो किस चीज का इंडिकेटर है? ऑफ द डिप्रेस्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मेंट बाय डिप्रेस्ड इकोनॉमी? डिप्रेस्ड इकोनॉमी क्या होता है? डिप्रेस्ड इकोनॉमी का मतलब पछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मतलब जैसे मैंने आपको यूपी बिहार के बारे में बताया कि वहां पर इनकम कम है। क्यों कम है? लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिली, उसके कारण लोग क्या हो गए? लोग बेरोजगार हो गए। और बेरोजगारी क्या है? वो एक संकेत है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। अगर लोग बेरोजगार हैं, इट मींस द कंट्री इज नेवर ग्रोइंग, द कंट्री कैन नॉट ग्रो, द कंट्री इज डिप्रेस्ड। हमारा जो देश है वो क्या है? वो पछड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि बेरोजगारी क्या होता है ना। अब बेरोजगारी की डिवाइडेशन अगर मैं करना चाहूं, बेरोजगारी अलग अलग तरह की होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में अलग तरह की बेरोजगारी है, रूरल एरिया में अलग है। अगर मैं बात करूं, पहले मैं बात करने जा रहा हूं रूरल एरिया की। इन रूरल एरिया, इसमें दो तरह की मैं बेरोजगारी की बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट सीजनल, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट डिसगाइज्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये रूरल एरिया में पाई जाती है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सीजनल, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मौसमी बेरोजगारी। क्या मतलब है इसमें मौसमी बेरोजगारी का? एक्चुअली द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली प्रिवेल इन द पीपल हु आर रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोफेशन। जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह की बेरोजगारी को फेस करते हैं? सीजनल। इफ आई विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, इट इज नॉट द ऑक्यूपेशन व्हिच रन्स ऑल ओवर ऑल ईयर। ये ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है कि सारा साल ही आपको काम मिले। यू हैव टू रिमेन फ्री फॉर सम टाइम फ्रॉम द ईयर। आपको कुछ टाइम के लिए क्या रहना पड़ता है? फ्री रहना पड़ता है, क्योंकि देखो इसका सीजन होता है। आपने व्हीट और राइस का सीजन लगाना है, अदरवाइज यू आर फ्री। तो वो कौन सी बेरोजगारी है? सीजनल बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। डिपेंड करता है सीजन पे। आप व्हीट का सीजन लगा रहे हो, राइस का लगा रहे हो, अदरवाइज यू हैव टू रिमेन फ्री ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है। अगर मैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, ये एक बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता क्या है? पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। अपीयर मतलब नजर आना। लोग देखने में ऐसा लगेगा काम पे लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको आप छुपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल and your doubt will be clear, and it is very very perfect and very very interesting example. For example, there is one piece of land. On this piece of land, 7 people are doing work on the same land, on the same piece. If you remove 3 people from the same land, or 4 people are doing work, after removing the 3 people, the production will never increase, the production will never decrease. जो प्रोडक्शन है वो ना कम होगा ना वो ज्यादा होगा। इसका मतलब कि वो लोग छुपे हुए बेरोजगार थे, उनके काम ना करने से या करने से प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। When there will be no increment in the production or no decrease in the production. अगर खेत में 7 बंदे लगे हुए हैं फिर भी सेम प्रोडक्शन है। अगर आपने 3 बंदे काम से हटा दिए, फैमिली मेंबर आपके 4 आपके फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन फिर भी सेम है। इट मीन इट इज नोन एज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। देखने में लगता है कि लोग काम में लगे हुए हैं, लोगों को काम मिला हुआ है, बट इन एक्चुअल इन रियलिटी दे आर जस्ट एज अ अनएम्प्लॉयड
वो क्या है, वो बेरोजगार हैं। उनके काम से निकलने के बाद भी प्रोडक्शन में ना कोई कमी हुई, ना प्रोडक्शन बढ़ सकती है। अगर आप उन 4 बंदों को या 3 बंदों को दोबारा काम पे ले आते हो, प्रोडक्शन विल रिमेन सेम, इट विल नेवर ग्रो, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। तो वो कौन से बेरोजगार हो गए, छुपे हुए बेरोजगार हो गए। और अगर मैं बात करूं इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया मैंने आपको बता दिया, अब मैं अर्बन एरिया में बात करूं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन से हो गए, पढ़े लिखे बेरोजगार। ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम number of people, number of youth are facing the same problem of educated unemployment. However, they are educated, they have good qualities, they have good education, they are having good degrees, but they are unable to get job on a handsome salary, on a good salary. So they are also included in the educated unemployment. पढ़े लिखे बेरोजगार। जा तो क्या है, उनको जितना वो डिजर्व करते हैं उतने पैसों पर काम नहीं मिल रहा, उनको उनसे कम रेट पर काम करना पड़ रहा है, वो भी एक तरह की एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। या जितना रेट मार्केट में चल रहा है, या किसी इंडस्ट्री में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो काम करने के लिए भी रेडी हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग रेट, बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। दिस इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। वो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास अच्छी एजुकेशन भी है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो गए, वो हो गए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर, अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की कि अनएम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या पड़ा, एडवर्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, उस पर एडवर्स बैड इफेक्ट पड़ेगा। हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो था मेरा जो टॉपिक था सारा, जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिकल फैसिलिटीज का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जो लोग हैं वो ग्रो करेंगे। इफ पीपल विल ग्रो देन आवर कंट्री और सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली ग्रो। लेकिन उनको एज अ रिसोर्स, संसाधनों के तौर पर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेवारी है, हमारी इकोनॉमी की, हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की। तो ये था पीपल एज रिसोर्स। और लास्ट पे आपको पता ही है, हर चैप्टर के मैं एक कंक्लूजन जरूर देता हूं। इस चैप्टर का मैं अगर कंक्लूजन बनाना चाहूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, these three are the basic needs for the welfare of the society, for the welfare of the people, and this is also known as people as resource। कि आपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी, आपने उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दी, आपने उनको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज दी, आपने उनको रोजगार दिया, इस काबिल बनाया कि उनको काम मिल सके। अगर उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करवा रहे हो, then our country will also grow, our economy will also grow। तो लास्ट पे मैं यही कहना चाहता हूं कि पीपल को एज अ रिसोर्स देखो। एज अ रिसोर्स मीन कि उन्होंने हमारे लिए एज अ रिसोर्स काम करना है। अगर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाते हैं, अगर उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, अगर वो तंदुरुस्त होते हैं, then they will also give their contribution in the welfare of the society, in the growth of the society, then our country will also grow। And here I am going to wind up my chapter, and if you like my chapter, please subscribe our channel. Thank you.